Hello learners, welcome to your learning space. In today's video, we will discuss another topic of chemical bonding first. Chemical bonding first हमारा चैप्टर चल रहा था and the topic is resonance. टॉपिक जो है जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज रेजोनेंस. इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? ध्यान से सुनना. जब एक कंपाउंड की जो सारी प्रॉपर्टीज होती है, एक कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसको इस कंपाउंड के एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. इसका एक स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. तो इस केस में होता क्या है कि इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रपोज किए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनना. जब किसी कंपाउंड की जो सारी प्रॉपर्टीज है एक स्ट्रक्चर नहीं बता पाता है, एक स्ट्रक्चर उस इन सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो इस केस में होता क्या है कि इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसी एक कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रपोज किए जाते हैं. ठीक है, अब जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये तो पहली चीज होगी. और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यानी कि वेरियस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर को प्रपोज करने का जो फिनोमिना होता है, जो इसका फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को कहते हैं रेजोनेंस. ये जो फिनोमिना है उसी को कहेंगे रेजोनेंस. ठीक है, समझ आ गया. जैसे एग्जाम्पल जब मैं दूंगी तो आपको ये चीज़ बेटर समझ आएगी. और एग्जाम्पल हम लेंगे बेंजीन का. ठीक है, ध्यान से देखना. होगा क्या, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम बेंजीन का. अब होता क्या है, दिस इज बेंजीन. ये मैंने बेंजीन का एक स्ट्रक्चर दिखा दिया. ठीक है, अब बेंजीन की प्रॉपर्टीज तो ऐसी है ना कि वो कहता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. लेकिन हमें यहाँ तो कंप्लीट डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें कंप्लीट सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है. इट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी है उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. तो क्या होगा कि बेंजीन की अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाई जाएंगी जिससे हम बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है, तो बेंजीन के बाकी के जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखाई देंगे आपको. पहले में यहाँ पे बॉन्ड था तो अगली बारी में ये बॉन्ड हो जाएंगे. ठीक है, और बेंजीन को इस तरीके से भी आप कई जगह पर देखेंगे एंड बेंजीन को आप इस तरीके से भी देखेंगे और बेंजीन को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव लगा लिया और यहाँ पे नेगेटिव लगा लिया. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, देखो बेंजीन के ही अलग अलग स्ट्रक्चर है. बेंजीन को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं. तो यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाता है, इसलिए बेंजीन के हमने वेरियस स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रपोज कर दिए. ठीक है, और ये जो वेरियस स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इन्हीं को कहेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का, ये स्ट्रक्चर वेरियस स्ट्रक्चर को प्रपोज करने का जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस. ठीक है, जो ये हम दिखा रहे हैं जिस फिनोमिना से, उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस. ओके,
तो यहाँ से हमें समझ आता है कि एक्चुअल में रेजोनेंस होता क्या है या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये तो बेंजीन के ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। फिर तो हम यहाँ पे बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे? हमें अगर बेंजीन को एक स्ट्रक्चर से दिखाना हो जिसमें हम कहें कि वो सारे स्ट्रक्चर को इंक्लूड किए हुए हैं, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस हाइब्रिड का। कहने का मतलब है, अगर आप एक एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाना चाहें, एक एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाना चाहे जो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाए, या जिसको हम कहें कि ये वेरियस जो ऊपर के अलग अलग स्ट्रक्चर है इनके बीच का है, बिटवीन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम दिखाना चाहें जो कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का स्ट्रक्चर है, तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड वर्ड कब यूज होता है? जब किसी भी कंपाउंड में या जहाँ पे हाइब्रिड वर्ड हो रहा है वहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई होंगी, ठीक है? तो रेजोनेंस हाइब्रिड में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हुए होंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं। और बेंजीन के केस में अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताऊँ, तो जो बेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आपको दिखाई देने को मिलेगा, जहाँ पर ये बीच का सर्कल दिखा रहा है कि जो तीनों बॉन्ड हैं वो पूरे रिंग में सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, ठीक है? या रेजोनेंस हाइब्रिड कहें तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही लिख देते हैं। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। समझ गए? तो ये हमारा बेंजीन के केस में रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। नाउ अब हम मूव करेंगे कि ये जो रेजोनेंस है इसके रूल क्या क्या हैं। इन रूल्स को हमने फॉलो करना पड़ेगा जब भी हम रेजोनेंस की बात करेंगे, ठीक है? तो रेजोनेंस के लिए कुछ रूल होने चाहिए। तो रूल ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे। रूल ऑफ द रेजोनेंस, रूल ऑफ द रेजोनेंस के क्या रूल रहेंगे? फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो पहला रूल यही है कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिस भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में, ठीक है? जिस भी कंपाउंड के रेजोनेंस की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है? दिस इज़ फर्स्ट। नाउ सेकेंड क्या रहता है कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हम डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं। डबल हेडेड एरो यूज़ करेंगे इस तरीके से। जैसे मैंने अभी बेंजीन ऊपर बनाया था तो वहाँ पर हमने देखा था, देखो मैंने जो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं उन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में क्या किया है? डबल हेडेड एरो यूज़ किया है। डबल हेडेड एरो यहाँ पर ये शो करता है कि ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? दैट्स वाई यहाँ पे डबल हेडेड एरो यूज़ किया जाता है। तो दिस इज सेकेंड रूल ऑफ रेजोनेंस। जब भी आप रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्स के बीच में आप डबल हेडेड एरो हमेशा यूज़ करेंगे, ओके? नाउ थर्ड रूल क्या होता है? जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं
उनमें कभी भी सिमिलर चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होगा। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सिमिलर चार्ज है, जो सिमिलर चार्ज है वो कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पर एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, कभी भी जब आप देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तो वहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पर कभी भी आप सिमिलर चार्ज नहीं देखेंगे। ठीक है, तो कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पर सिमिलर चार्ज नहीं देखेंगे। जैसे ऊपर बेंजीन का फिर दिखा देती हूँ मैं। जैसे हमने बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की थी, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। अगर मैं इस तरीके से इसको दिखाना चाहूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ट्राई करूँ ऐसा दिखाने की, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, तो थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि कभी भी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एडजेसेंट पोजीशन पर सेम चार्ज नहीं होंगे। एडजेसेंट पोजीशन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। ओके, तो दिस इज थर्ड रूल। नाउ वी विल मूव टूवर्ड फोर्थ रूल. What is fourth rule? The fourth rule is, फोर्थ रूल है जो रेजोनेटिंग, अलग अलग टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें अगर देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उस कंपाउंड के, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उस कंपाउंड के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उस कंपाउंड के, सब में एक लॉन पेयर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। समझ गए क्या कह रहा है? अगर एक स्ट्रक्चर में एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सब में लॉन पेयर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, ये एक कंपाउंड है, NH3 बना दिया मैंने और इस पे है लॉन पेयर। ठीक है, नाउ अगली बारी जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये यहाँ मूव करेगा और ये इधर मूव कर जाएगा। तो इस केस में आप देखोगे ये बॉन्ड तो हमारे एज इट इज़ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्या हुआ कि इसने अपने लॉन पेयर इधर दिए हैं आगे कार्बन के पास, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पे, और ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, बगल में नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ आपको क्या होगा, देखो NH3 पॉजिटिव तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको भी एज इट इज़ रखो। अब यहाँ ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बगल में नेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड जो है इस साइड को ब्रेक हुआ है, तो इस कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बॉन्ड के, और ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। अगली बारी क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और एट लास्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, एट लास्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, एक बॉन्ड पहले से था, और इधर पर नेगेटिव चार्ज अब की बार आपको देखने को मिल रहा है, और ऊपर NH3 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सेम रहेंगे। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव बॉन्ड है ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और हमें इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। ये मैंने बनाए हैं एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको दिखाना क्या चाहती हूँ, कहाँ पे फोकस कर रही हूँ, अभी मैं बॉन्ड ब्रेक करने या कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाए इस पर फोकस कम कर रही हूँ, और आपको क्या शो करना चाहती हूँ, क्या हमारा टॉपिक चल रहा था वो बता रही हूँ। टॉपिक था हमारा
ओह शिट। ओके, तो टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक वाज कि हम स्टेटमेंट क्या पढ़ रहे थे कि अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक लॉन पेयर है तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो लॉन पेयर कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे ये लॉन पेयर था, अगली बारी ये लॉन पेयर यहाँ चले गया, नेक्स्ट टाइम ये लॉन पेयर यहाँ चले गया, अगली बारी ये लॉन पेयर यहाँ चले गया, फिर नाइट्रोजन के ऊपर ही आ जाएगा। तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि जो एक लॉन पेयर था वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक लॉन पेयर होगा तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक एक लॉन पेयर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ रूल है हमारा। फिफ्थ रूल है, अगर आपके पास दो टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इफ़ यू हैव टू टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिनमें ये अगर आपके पास दो टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से है, एक में सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरे में आपको एक कोवेलेंट बॉन्ड कम कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, और वो लेस स्टेबल होगा जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम होंगे। तो इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो सेम है, डबल बॉन्ड यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 ही हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज़्यादा है। इट मीन्स जो पहला स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो फिफ्थ रूल हमारा यही कहता है कि ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे, दैट विल बी मोर स्टेबल। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड टाइप ऑफ रेजोनेंस। ये तो ठीक हो गया कि रेजोनेंस के रूल क्या थे और किन रूल को हमें रेजोनेंस के टाइम में ध्यान रखना है जब भी हम रेजोनेंस फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, जो रेजोनेंस है इसको कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ इसको सेपरेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे इसको इसके टाइप देखेंगे हम। पहला टाइप है आइसोवेलेंट। आइसोवेलेंट आइसोवेलेंट है एंड आइसोवेलेंट रेजोनेंस। एंड सेकंड है हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, इतना समझ आया। तो होता क्या है, ध्यान से देखना। टाइप ऑफ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ जो आइसोवेलेंट रेजोनेंस होता है उन ये ऐसे रेजोनेंस होते हैं या ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी सेम। देखो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट कोवेलेंट बॉन्ड आप देखो, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, इसमें भी 15 देखने को मिलेंगे। कहाँ है 15, मैं गिन देती हूँ आपके लिए। देखो ये एक H होगा यहाँ पे, एक H H H H एंड H, क्योंकि अगर वैलेंसी कंप्लीट नहीं है इट मीन्स उसके पास एक H होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 15, ठीक है। इसमें भी आप कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करोगे तो सेम होंगे, 15 ही होंगे। लेकिन जब आप हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस की बात करोगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे ये हो गया मेरा, दूसरा यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं। अब दोनों ही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, बट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आप दोनों में चेक करोगे तो इसमें 15 है, इसमें सिर्फ 14 है, ठीक है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या इस फिनोमिना, यहाँ पर जो फिनोमिना चलेगा उसको हम आइसोवेलेंट रेजोनेंस कहेंगे, उसको हम आइसोवेलेंट रेजोनेंस कहेंगे। और यहाँ पे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को प्रपोज करने का जो फिनोमिना होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस। ओके, तो आइसोवेलेंट रेजोनेंस और हेट्रोवेलेंट रेजोनेंस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो आइसोवेलेंट रेजोनेंस होते हैं उनमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम प्रपोज करेंगे रेजोनेंस के फिनोमिना के दौरान, उनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट विल बी सेम, number of covalent bond will be same, while in heterovalent resonance uh, the resonating structure will contain different number of covalent bond, ठीक है। जो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें आप देखोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट है, ठीक है। Now this is it was types of resonance. Now we will move toward resonance energy। ये भी एक टॉपिक रेजोनेंस के अंडर ही आता है, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, और रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। रेजोनेंस जहाँ पर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में आप देखेंगे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, और रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है और एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी। तो क्या रहेगी रेजोनेंस एनर्जी? सबसे पहले जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या है? रेजोनेंस एनर्जी आपकी, ध्यान से सुनना, एनर्जी ऑफ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहना चाह रहा है ये? जो आपकी रेजोनेंस एनर्जी होगी वो E1 माइनस E2 होगी, या E2 माइनस E1 कर देते हैं ताकि नाम हम करेक्ट तरीके से दे पाए। E2 माइनस E1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे E2 क्या है? E2 है आपकी एनर्जी ऑफ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट contributing resonating structure, resonating resonating structure, and even is energy of resonance hybrid, resonance hybrid, ठीक है। चीजें अब इजीली समझ आ रही होंगी, और एग्जाम्पल जब लेंगे तो और बढ़िया से समझ आएगी। एग्जाम्पल हम फिर बेंजीन का ही लेंगे। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? जिस भी कंपाउंड की हम रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो उसका जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है रेजोनेंस में, उसकी एनर्जी क्या है? उस एनर्जी में से उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा होगा उसकी एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी रेजोनेंस एनर्जी। सो अब देखते हैं आगे क्या होगा। मैं बात करूं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन की, तो बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी में क्या रहता है? अगर एनर्जी की बात करें तो हमें पता है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी कम होगी,
दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड यहाँ पर बेंजीन का मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि ये होता है, ये होगा, ठीक है। इसकी जो एनर्जी होगी ये है E2 और इसकी एनर्जी E1 है, ठीक है। तो अब मैं बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी की बात करूंगी, तो दिस इज मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग resonating structure of benzene, and this is resonance hybrid of benzene, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो ये एनर्जी डिफरेंस होता है ना, ये वाला एनर्जी डिफरेंस, ये एनर्जी डिफरेंस ही है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी किसके लिए? बेंजीन के लिए। तो रेजोनेंस एनर्जी मींस डायरेक्ट हो गया एनर्जी ऑफ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो डेल्टा ई है ये E2 माइनस E1 हो जाएगी, E2 माइनस E1, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है तो जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी देख लो, उसमें से माइनस कर देना जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होगी, ठीक है। दोनों एनर्जीज अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो दोनों एनर्जीज गिवन होंगी, ओके। तो यहाँ से रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इजीली समझ आ गया होगा कि क्या रेजोनेंस एनर्जी कहना चाहता है, या किसी भी कंपाउंड के लिए, रेजोनेटिंग कंपाउंड के लिए रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ओके। अब है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ध्यान देना, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन है, या जिस एप्लीकेशन की बात हम करने वाले हैं, दैट इज़ जो एलिफेटिक एमीन है, जो एलिफेटिक एमीन आपका होता है, एलिफेटिक एमीन वो हमेशा ज़्यादा बेसिक होता है इन कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिक एमीन। जब आप एरोमेटिक एमीन को एलिफेटिक एमीन से कंपेयर करेंगे तो आपको जो बेसिक कैरेक्टर है वो एलिफेटिक एमीन का ज़्यादा देखने को मिलेगा एरोमेटिक एमीन के कंपैरिजन में, ठीक है। एक्सप्लेन कर दूंगी मैं ऐसा क्यों होगा। एक्सप्लेनेशन जो हम देंगे वो देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ओके। तो क्या होगा ध्यान से देखना, जब मैं एलिफेटिक एमीन की बात करूँ तो एलिफेटिक एमीन विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा ना एलिफेटिक एमीन। तो हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर या बेस वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। कौन अच्छा बेस होगा, जो जितनी अच्छे तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है और ये जो नाइट्रोजन है उसको ईजिली डोनेट कर सकता है, ठीक है। नाउ व्हेन हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एरोमेटिक एमीन, तो एरोमेटिक एमीन ये है एनिलीन जिसको हम कहते हैं, ये एरोमेटिक एमीन है, ओके। ये इस तरीके से एरोमेटिक एमीन है। अब हमें पता है एरोमेटिक एमीन क्या है, रेजोनेंस दिखाएगा, एरोमेटिक एमीन रेजोनेंस दिखाएगा ना, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो एरोमेटिक एमीन में एक तो बेंजीन रिंग लगी है, ऊपर से जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स हमें ये क्या दिखाएगा, रेजोनेंस शो करेगा। तो रेजोनेंस किस तरीके से दिखाएगा, ये अपने लोन पेयर भेजेगा इस कार्बन पे और ये जो बॉन्ड है ब्रेक होके इस कार्बन पे आ जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, इस कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दो बॉन्ड आ जाएंगे क्योंकि एक नाइट्रोजन ने जो अपने लोन पेयर थे, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे वो उसने डोनेट कर दिए हैं, NH2 होगा। ऊपर अगर मैंने NH3 लिखा था तो उसको
NH2 कर लेना अगर लिखा होगा तो, ठीक है। NH2 नाउ अब क्या होगा, ये जो बाकी के बॉन्ड है एज इट इज़ है, इसने अपना लोन पेयर दिया है, इसका मतलब इस पे कमी आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से उस डेफिशिएंसी को शो करेंगे। नाउ अब क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस बॉन्ड को अगर मैं इस कार्बन पर ब्रेक करती हूँ तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर बगैर पीछे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इधर दिखा देती हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव बगल में नेगेटिव, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ये बॉन्ड बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी मिलेंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये NH2 प्लस ऐसा ही रहेगा और ये जो लॉन पेयर है वो खिसक के इधर आ गया है, इधर एक और बॉन्ड था। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा ऊपर की साइड को, ये बॉन्ड एज इट इज़ है, यहाँ पर हमारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ मैं नेगेटिव चार्ज बना दूंगी। यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है बगल के नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, देन जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो मैं एरो हमेशा डबल हेडेड रखूँगी, ठीक है। नाउ क्या होगा अगली बार, ये जो बॉन्ड है फिर ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, इस तरीके से यहाँ पर लॉन पेयर आएंगे और ये बॉन्ड ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा, और यहाँ पर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल हुआ क्या है, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें फोकस किस चीज़ पे करना है, दैट इज़ कि मुझे यहाँ पे फोकस करना है, ध्यान देना। ये जो लॉन पेयर है, जिस लॉन पेयर की वजह से हम इसके बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे, वो जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर रिंग में घूम रहा है। देखो अब की बारी इधर नाइट्रोजन के पास था लेकिन अब की बारी वो रिंग पे आ गया है, नेक्स्ट टाइम में भी रिंग में ही है, अगली बारी भी रिंग में ही है, फिर लास्ट में फिर नाइट्रोजन पे आया है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम एनिलीन की बात करेंगे, तो एनिलीन की जब आप बात करोगे तो ये जो लॉन पेयर है वो मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, अपना जो मैक्सिमम टाइम है, अपना मैक्सिमम टाइम वो स्पेंड कर रहा है ऑन रिंग, अपना मैक्सिमम टाइम रिंग में स्पेंड कर रहे हैं ना, मैक्सिमम टाइम 3 बार ही, देखो 5 में से 3 बार वो जो लॉन पेयर है वो रिंग में है, सिर्फ 2 बार ही नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जब ये लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास है ही नहीं, जब ये लॉन पेयर अपना मैक्सिमम टाइम रिंग में स्पेंड कर रहा है, तो उस टाइम क्या ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यहाँ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यहाँ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो 5 में से 3 बार जो एनिलीन है वो अपना जो लॉन पेयर है उसको डोनेट नहीं कर पाएगा। वाइल जब हम एलिफेटिक एमीन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, जब हम एलिफेटिक एमीन की बात करते हैं तो वो जो लॉन पेयर होते हैं वो हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो ईजिली लॉन पेयर को डोनेट कर देगा। बट इन द केस ऑफ एनिलीन जो लॉन पेयर है दैट विल बी डिलोकलाइज्ड इन रिंग, तो वो जो लोन पेयर है वो रिंग में ज़्यादा रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर कम रहेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर वो है ही नहीं या नाइट्रोजन के ऊपर वो बहुत कम है, तो इस केस में वो डोनेट कैसे करेगा, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है उसको ईजिली एरोमेटिक एमीन जो लोन पेयर है उसको ईजिली डोनेट नहीं कर पाता है, वाइल एलिफेटिक एमीन उस लोन पेयर को ईजिली डोनेट कर देता है। अब जो डोनेट करेगा वही बेस होगा, तो डोनेट कौन कर रहा है, एलिफेटिक एमीन, तो एलिफेटिक एमीन तभी अच्छा बेस है, जबकि एरोमेटिक एमीन डोनेट नहीं कर पा रहा है या लेस बहुत कम डोनेट करता है, तो इसलिए जो एरोमेटिक एमीन है वो हमारा लेस बेसिक है, ठीक है। तो इतना ही था एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में, और रेजोनेंस टॉपिक में भी इतना ही था। ये जो है ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लोगे तो रेजोनेंस का जो टॉपिक आएगा वो आपसे मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट एंड बाय फॉर टुडे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।